रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके दावा यह किया है कि उसने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन की एक मिसाइल को मार गिराया। इसके लिए रूस ने अपने टोर M2 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर रूसी सैनिक उस जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाना था। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे रडार को खोल दिया गया। रडार से मिली जानकारी के बाद रूस के सैनिक ने टारगेट को सेट किया। टारगेट सेट होते ही एक सैनिक ने एयर डिफेंस सिस्टम पर लगे एक बटन को दबा दिया। बटन दबते ही तेजी से निकली मिसाइल निशाने की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही मिनटों में उसने दुश्मन की मिसाइल को मार गिराया। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को मनाने में जुट गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन आतंकियों को वो मना रहा है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हैं, जिन पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगता रहा है। दावा किया गया कि अब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाले पाकिस्तान ने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं। खबर है कि ISI के पूर्व डायरेक्टर फैज हमीद खुद उसे मनाने काबुल पहुंचे। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को मारने अफगानिस्तान की सीमा में घुस गए थे। दावा किया गया था कि उन्होंने सीमा के पास के इलाकों में बम भी बरसाए थे, जिसमें आम लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी थी। ऐसा लगने लगा था कि तालिबान और पाकिस्तान दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसके देश में घटी कई आतंकी घटनाओं के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है। यही नहीं, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद कहा जाने लगा कि वो इस संगठन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि माना जाता है कि अफगानिस्तान के तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सोच एक जैसी है। यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान की सेना कहती थी कि वो इस संगठन के साथ कभी समझौता नहीं करेगी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट रही है, जिसका सबूत है फैज हमीद के काबुल जाकर आतंकियों से मिलने की खबरें, जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह तो दे सकता है, लेकिन उनसे लड़ नहीं सकता। द बलूचिस्तान पोस्ट ने दावा किया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 16 सदस्यों को जबरदस्ती फैज हमीद से मिलने ले जाया गया है, जिसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना की गुंडागर्दी नहीं सहेगा। यही नहीं, उसने ये भी शर्त रखी कि बातचीत अंजाम तक तब पहुंचेगी जब इस संगठन का फायदा होगा। मतलब ये कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है और पाकिस्तान उसके आगे झुकने को मजबूर है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 83 दिनों से जंग जारी है। रूस के हमलों में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, वहीं रिहायशी इलाके मलबे में तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन रूस के हमले कम होने की बजाय तेज होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। डोनेट्स्क के एक इलाके में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। दूर से ही धुएं का गुब्बार आसमान में देखा जा सकता था। केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने केरल में जारी बारिश के बीच अब वायनाड समेत 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को उनके पद से हटा दिया। दूसरे को कैसे कहूंगा कि आप लीक कर दीजिए। जम्मू में अवैध लाउडस्पीकर हटाने का प्रस्ताव नगर निगम में हंगामे के बीच पास कर दिया गया। और रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार लगातार जारी है। भले ही रूस के मिसाइल यूक्रेन के शहरों को खंडर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन रूस पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस की बख्तबंद गाड़ियों को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। पहले यूक्रेन की सेना इन दोनों गाड़ियों पर ड्रोन के जरिए निशाना लगाती है, जिसके साथ ही रूसी वाहनों में विस्फोट होता है और गाड़ियां आग के शोलों में तब्दील हो जाती है। यूक्रेन पलटवार लगातार कर रहा है रूसी सेना पर, जिससे नुकसान भी रूसी सेना को पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि हमला किस इलाके में किया गया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन यूक्रेन की ओर से जारी वीडियो में एक टैंक के चीथड़े उड़ते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि एक टैंक पहले ही हमले में तबाह हो चुका था, जिसकी मदद के लिए दूसरा टैंक उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। इससे पहले कि उस टैंक से मदद के लिए रूसी सैनिक उतर पाते, वहां एक जोरदार धमाका हो गया, जिसकी चपेट में दूसरा टैंक भी आ गया और वो पल भर में जलकर राख हो गया। इसके बाद वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस की हुई इस तबाही पर यूक्रेन के सैनिकों ने इसे दिन की अच्छी शुरुआत बताया। मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण हटाया गया। अब मध्य प्रदेश के देवास में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। प्रशासन ने गो हत्या के 3 आरोपियों के अवैध कब्जे को गिरा दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हार्डकोर नक्सल दंपत्ति ने सरेंडर कर दिया। ये दोनों नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे और इन पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।
हरियाणा के रोहतक में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से हथियार बरामद करने का दावा किया। हमें मुखबिर मिली कि यहाँ पर कुछ लोग संदिग्ध हालत में खड़े हैं, तो हमारी टीम उनके पीछे भागी और उन्होंने दबोच लिया है। उधर खबर है कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे तुर्की को असली दिक्कत बाइडेन से है। स्वीडन और फिनलैंड ने जब से नेटो में शामिल होने के लिए हामी भरी है, तब से तुर्की ने इसका विरोध किया और यह तक कहा है कि जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं वो नेटो में शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन से स्वीडन और फिनलैंड ने तय किया है कि वो नेटो का हिस्सा बनेंगे, उस दिन से तुर्की गुस्से में है, क्योंकि दुनिया जानती है कि तुर्की को ये दोनों देश फूटी आंख नहीं सुहाते, जिसकी वजह है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो तुर्की की सरकार का विरोध करती है। और तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की में आतंकवाद फैला रही है। यही नहीं, तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड उसका समर्थन करते हैं और उसके लोगों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। मतलब ये कि नेटो में रहते हुए तुर्की नेटो के विस्तार के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही कह रही है, क्योंकि पर्दे के आगे स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की की दुश्मनी है जो सबको दिख रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि तुर्की के विरोध की एक बड़ी वजह अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन है, जिनकी तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान से नहीं पटती। और ये बात उन्होंने इशारों में खुद कही। एक रिपोर्ट में उनके कुछ बयान आए जिनमें उन्होंने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बारे में बात की। इसी दौरान उन्होंने तुर्की और अमेरिका के रिश्तों पर भी चर्चा की और इशारा किया कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और तुर्की के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। रिपोर्ट में लिखा गया कि एर्दोगान ने दबी जबां में कहा कि ओबामा और ट्रंप से उनकी अच्छी बात होती थी, लेकिन वो बाइडेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मतलब साफ है कि एर्दोगान कह रहे हैं कि वो बाइडेन के उतने करीब नहीं जितने ट्रंप और ओबामा के थे। ये बातें नेटो के लिए झटका साबित हो सकती हैं, क्योंकि बाइडेन के खिलाफ बोलकर तुर्की उसकी विस्तारवादी नीति को खतरे में डाल रहा है। या यूं कहें कि बाइडेन नेटो में फूट की वजह बन रहे हैं, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बुरी और पुतिन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने पड़ोसी देशों के नेटो के साथ जाने से आग बबूला है और तुर्की के राष्ट्रपति का बयान उनके दिमाग को ठंडा कर सकता है। यूक्रेन जंग का असर अब भारत में छपने वाले अखबारों पर पड़ने लगा है, क्योंकि अखबार छापने के लिए कागज की कमी हो गई है। कोरोना की वजह से अखबार के लिए कागज की किल्लत पहले ही शुरू हो चुकी थी, जो यूक्रेन जंग के बाद इतनी बढ़ गई कि अखबार छापने के लिए कागज नहीं के बराबर बचे। कोरोना की वजह से पहले ही परेशानी कुछ कम नहीं थी, ऊपर से यूक्रेन जंग ने आग में घी डालने का काम कर दिया। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, जिसकी वजह से वहां से होने वाली अखबार के कागजों की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। प्रिंटिंग पेपर का उत्पादन करने वाला एक और बड़ा देश यूक्रेन भी भारत को कागज नहीं भेज पा रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अखबार छापने के लिए कागज कम पड़ गए, जिसका असर उनके दाम पर पड़ा और न्यूज़पेपर के दाम बढ़ने लगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बार का संकट कोरोना की वजह से आए संकट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि न्यूज प्रिंट का उत्पादन करने वाले ज्यादातर देश यूरोप के हैं, जिनमें रूस और यूक्रेन के अलावा फिनलैंड भी शामिल है, जो पिछले कुछ दिनों से इस वजह से चर्चा में है क्योंकि उसने नेटो में शामिल होने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद फिनलैंड पर भी रूस का गुस्सा उतर रहा है। रूस ने यह इशारा भी कर दिया है कि उसका हश्र भी यूक्रेन जैसा होगा। कहा जा रहा है कि फिनलैंड के अंदर और उसके आसपास के देशों में हो रही इस सारी हलचल का असर वहां न्यूज प्रिंट के उत्पादन पर पड़ा और वहां से होने वाले कागज का आयात प्रभावित हुआ। कहा जा रहा है कि फिनलैंड में मजदूर लंबी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे वहां होने वाले कागज के उत्पादन पर असर पड़ा। भारत रूस, यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों से कागज मंगाता है, जिनमें कई पर जंग की मार पड़ी है, जिसका असर भारत में अखबार की कीमत पर पड़ा। नौबत यह आ चुकी है कि कई अखबार क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ अखबार अपने पन्ने घटा रहे हैं तो कुछ कागज को पतला कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर पा रहे वो सीधा दाम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अखबार पेपर रिसाइकलिंग के भरोसे हैं, मतलब वो पुराने कागज को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले कोरोना और अब जंग की वजह से भारत में होने वाली कागज की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। भारत में अखबार के लिए आने वाला 50% कच्चा माल विदेश से आता है, जिसमें करीब 60% रूस भेजता है और बाकी का कागज यूक्रेन, फिनलैंड और कनाडा भेजते हैं। लेकिन जंग की वजह से आयात प्रभावित हुआ और भारत में पेपर के दाम करीब 40% बढ़ गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बताया ये गया है कि वहां बुर्का पहने एक आतंकी ने एक दुकान पर ग्रेनेड से हमला किया और आतंकी हमले की खबर मिलते ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन तब तक हमला करने वाले वहां से भाग चुके थे। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने हमले में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनमें से एक को बचाया नहीं जा सका।
जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दुकान पर हमला करने के लिए आतंकी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और पीछे बुर्का पहनकर बैठे आतंकी ने दुकान के अंदर ग्रेनेड फेंका। बारामूला में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली। लोकायुक्त की मांग पर अन्ना हजारे ने आंदोलन का ऐलान किया। अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोकायुक्त नियुक्त न होने पर अपने गांव रालेगण सिद्धि में 9 अगस्त से आंदोलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने साफ किया कि गेहूं की जो कंसाइनमेंट विदेश भेजने के लिए कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास 13 मई तक रजिस्टर करवाई गई, उस पर कोई रोक नहीं रहेगी, यानी उसे विदेश भेजा जा सकता है। और इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर खार्किव के एक जंगल में बने रूस के ठिकाने के बर्बादी वाले हालात दिखाए। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों के हमले में रूस का वो ठिकाना पूरी तरीके से तबाह हो गया है जो 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके सैनिकों ने खार्किव से रूस की सेना को वहां से खदेड़ दिया। जिसके बाद यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसके हमले ने रूसी सेना के ठिकाने का कितना बुरा हाल कर दिया। और इस वीडियो को खुद यूक्रेन के एक सैनिक ने बनाया, जिसमें वो खार्किव के एक इलाके में जंगल के बीच बने रूसी सेना के एक बंकर के पास पहुंचा। वहां रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह से तहस नहस दिखाई दी। जैसे जैसे यूक्रेन का सैनिक आगे बढ़ता गया, वहां रूसी सैनिकों की बिखरी चीजें दिखाई दी। वीडियो बना रहे यूक्रेन के सैनिक ने वहां पड़े रूस की सेना के खाने के एक पैकेट को लात मारकर दूर उछाल दिया। यही नहीं, वीडियो में वहां खाली पड़ा बंकर भी दिखाई दिया। 2 दिन पहले ही यूक्रेन ने खार्किव में रूस की सेना पर भीषण हमले का वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद उसने रूसी सैनिकों को खार्किव से खदेड़ देने का दावा किया था। इस बीच खबर है कि अमेरिका एक बार फिर सोमालिया में बड़ी फौज उतारने की तैयारी में जुट गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सोमालिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों को जनवरी 2021 तक हटाने का आदेश दिया गया था। और अब दावा है कि बाइडेन ने सोमालिया में नए सिरे से अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू किए जाने को मंजूरी दे दी, जिसका मकसद होगा सोमालिया में अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल-शबाब के बढ़ते खतरे से निपटना। खबर है कि ये किसी भी देश में उनके कार्यकाल के सबसे बड़े आतंक विरोधी मिशन में एक होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने उनसे इस मिशन को मंजूरी देने की गुजारिश की थी, जिसके लिए ये खुफिया जानकारी मिलने की दलील दी गई थी कि आतंकी संगठन अल-शबाब सोमालिया में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकता है। जिसके बाद बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए सोमालिया में सैन्य अभियान शुरू किए जाने की इजाजत दे दी। और खबर है कि इस अभियान के तहत अमेरिका की अपने करीब 500 सैनिकों को सोमालिया में तैनात करने की योजना है। दावा है कि ये सैनिक सोमालिया की सेना को आतंकवाद विरोधी अभियान की ट्रेनिंग तो देंगे ही, इसके साथ ही सटीक खुफिया जानकारी मिलने पर वो आतंकियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि अमेरिका ने यह साफ नहीं किया कि उसके सैनिक कितने समय तक सोमालिया में तैनात रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला, सपा सरकार के फैसले को योगी सरकार ने पलट दिया है। नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा, ये बड़ा फैसला योगी सरकार लेती हुई नजर आ रही है। यानी कि सीधे तौर पर उस फैसले को पलट दिया गया जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से लिया गया था कि नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से कि जो नए मदरसे हैं उन्हें किसी तरह की अनुदान राशि नहीं दी जाएगी, अनुदान नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार की तरफ से अनुदान नीति खत्म की गई है। अखिलेश सरकार के फैसले को सीधे तौर पर योगी सरकार पलटती हुई और अनुदान नहीं दिया जाएगा नए मदरसों को। ये यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी नए मदरसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं या बनने वाले हैं, उन्हें अनुदान नहीं दिया जाएगा। उस अनुदान नीति को पूरी तरीके से खत्म करती हुई योगी सरकार, जिसे लागू किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है, नए मदरसे को नहीं मिलेगा अनुदान। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, अनुदान नीति को खत्म करते हुए अब किसी तरीके का कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा किसी भी नए मदरसे को। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, इस फैसले के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह?
देखिए, वजह साफ है कि जितने भी नए मदरसे अब होंगे उन्हें सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, जो फैसले लिए गए थे उसे योगी सरकार की तरफ से पलट दिया गया है और मदरसों की अनुदान सूची के लिए जो जाने की जो नीति थी उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले भी जो अल्पसंख्यक सामाजिक कल्याण मंत्री उन्होंने साफ किया था कि जो फिलहाल सरकारी अनुदान पर मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, उनमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नए मदरसे हैं उनको अब अनुदान अब सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा नए मदरसों को। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित आपका।